नमस्ते। आज हम अपनी इस वीडियो में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं हम जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था समझने लगते हैं और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझने लगते हैं। जिसमें हम आज यह चर्चा करेंगे कि क्या जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों समानार्थी व्यवस्था हैं और क्या ये दोनों परस्पर विरोधी व्यवस्था हैं? आगे हम यह भी जानने की चेष्टा करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों जाति व्यवस्था का विरोध किया था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन क्यों किया था। अंत में हम यह जानेंगे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था थी कि जाति व्यवस्था थी, अर्थात दोनों व्यवस्थाओं में सबसे उत्तम व्यवस्था कौन सी थी और दोनों में अंतर क्या है, यह जानने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था में जन्मना जाति आधारित व्यवस्था होती है, अर्थात यह जन्म पे आधारित व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में कहें तो जाति व्यवस्था में वर्ण परिवर्तन यानी जाति परिवर्तन का कोई विधान नहीं है। जहाँ हमारा जन्म हो गया, जीवन पर्यंत तक हम उसी जाति में रहेंगे। उदाहरण स्वरूप, जब जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माने जाने लगे, उस व्यवस्था को जाति व्यवस्था कहते हैं। आपके अंदर चाहे कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी अयोग्यता क्यों ना हो, आप जिस जाति में पैदा हो गए, आप उसी जाति में माने जाने वाली व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। वही वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण से तात्पर्य वर्ण करने से यानी चयन करने से। वर्ण व्यवस्था में वर्ण प्रमुख होता है, जिसमें गुण, कर्म और योग्यता प्रमुख होती है, अर्थात यह व्यवस्था गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण परिवर्तन का विधान था, जबकि जाति व्यवस्था में जाति परिवर्तन का विधान नहीं है। उदाहरण स्वरूप, प्राचीन काल में दासी पुत्र कवश एल्वेसु और शूद्र कुल में उत्पन्न वत्स मंत्र दृष्टा होने के कारण ऋग्वेद के ऋषि कहलाए। रामायण कालखंड की बात करें, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने। श्रवण कुमार के पिता वैश्य और माता शूद्र होने के बाद भी श्रवण कुमार ब्राह्मण कहलाए। भील के घर में उत्पन्न माता शबरी अपने गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर वे ऋषिका कहलाए। वहीं एक किद्वंतियों में सुनने में आता है कि निम्न कुल में उत्पन्न वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त की। रामायण महाभारत कालखंड की बात करें तो निषाद कुल में उत्पन्न कृष्ण द्वैपायन अपने गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर वे वेद व्यास की उपाधि प्राप्त की। आज जिनके लिए बड़े से बड़े विद्वान उस पद को पाने के लिए लालायित रहते हैं। वहीं चांडाल के घर में उत्पन्न मतंग अपने गुण, कर्म के आधार पर वे ऋषि बने। दासी पुत्र विदुर अपने गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री बने और महात्मा कहलाए। अज्ञात कुल में उत्पन्न सत्यकाम जाबाल ब्रह्मवादी ऋषि कहलाए। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम या प्रभु श्री राम और यदु कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण भगवान माने गए। वे हम सभी के पूज्य बने अपने गुण, कर्म और योग्यता के आधार पर। इसके विपरीत निकृष्ट कर्म के चलते पुलस ऋषि के वंश में उत्पन्न लंकाधिपति रावण वह राक्षस कहलाया। राजा उग्रसेन का पुत्र कंस निकृष्ट कर्मों के चलते वह राक्षस कहलाया। राजा त्रिशंकु निकृष्ट कर्मों के चलते चांडाल के स्वभाव को प्राप्त हुए। विश्वामित्र के कई पुत्र शूद्र कहलाए। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे प्राचीन भारत की जो संस्कृति रही है वह गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित रही, ना कि जन्मना जाति व्यवस्था पर आधारित रही। दूसरे शब्दों में कहें, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों परस्पर विरोधी व्यवस्था थी। हमारा जो प्राचीन भारत का जो अंग था वह वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का जो आधारभूत तत्व है वह गुण, कर्म और योग्यता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, जो कि गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित है, जिसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं के कर्मों के द्वारा एवं गुरुकुल, आश्रमों और आचार्यों के द्वारा करते थे। वर्तमान समय में
विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में लोग अपनी गुण कर्म योग्यता के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक आदि की डिग्रियां लेते हैं और जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के विभागों में सेवा देने का कार्य करते हैं। और वहीं जो व्यक्ति अल्प शिक्षित और अशिक्षित रह जाता है, वह व्यक्ति सेवा और शारीरिक श्रम के कार्य को ही करता है, अर्थात वह अंतिम श्रेणी के कर्मचारी में आता है, जैसे चपरासी, अर्दली, सेवक, नौकर और अंग्रेजी में कहें सर्वेंट। कहीं न कहीं यह व्यवस्था भी हम वर्ण व्यवस्था से लिए हुए हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी व्यक्ति जब बाल्यकाल से ही गुरुकुल या आश्रमों या आचार्य के समीप जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था, तो वह अपने गुण कर्म के आधार पर द्विज को प्राप्त करता था। द्विज से तात्पर्य जो व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, वह उसका विद्या जन्म होता था, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता था, ऐसा माना जाता था, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म जन्म कह करके बताया गया है। जो व्यक्ति वेद अध्ययन और विद्या अध्ययन करता था, वह द्विज कहलाता था, यानी उसका दूसरा जन्म होता था। शास्त्र में इसको ब्रह्म जन्म के नाम से इंगित किया गया है। इसी को द्विज वर्ण कहते थे, यानी जिसका ब्रह्म जन्म हो गया हो उसी को द्विज वर्ण कहते थे। और जिसका ब्रह्म जन्म नहीं हुआ, यानी जो व्यक्ति जन्म से वह अगर किसी आचार्य या किसी गुरुकुल या किसी भी आश्रम में जा करके वेदाध्ययन या विद्या अध्ययन करने का काम नहीं करता है, वह व्यक्ति अशिक्षित माना जाएगा, यानी वह शूद्र कहलाएगा। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि एक ही जाति में रहने वाला व्यक्ति शूद्र वर्ण का होता था। अब शूद्र का मतलब यहाँ नीच या निम्न से नहीं है, यहाँ योग्यता पर आधारित, यहाँ गुण कर्म योग्यता पर आधारित। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा विद्या अध्ययन करता था या जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी, वह ब्राह्मण कहलाता था। अर्थात ब्राह्मण वह होता है जो अज्ञान को दूर करता था, वह ब्राह्मण कहलाता है। और जो क्षत्रिय वह होता है, यानी जो उससे थोड़ा सा नीचे होता है, वह क्षत्रिय कहलाता था। क्षत्रिय वह जो अन्याय को दूर करे। और उससे भी नीचे जो वैश्य कहलाता था, उसको हम यूं कह सकते हैं जो अभाव को दूर करता था, वह वैश्य कहलाता था। और शूद्र उसे कहते थे कि जो किसी भी कार्य को करने में आलस्य ना करे, उसे हम शूद्र कहते थे। यहाँ नीच और निम्न श्रेणी से कोई मतलब नहीं था, यहाँ विद्या अध्ययन और वेदा अध्ययन से बात। जिस प्रकार मैंने पहले भी बताया कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी आज ये व्यवस्थाएं लागू हैं। आज देखिए प्रशासनिक सेवाओं में जिसकी योग्यता जितनी अधिक होती है, वह कोई डीएम होता है, कोई एसडीएम होता है, इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। वहीं सबसे निम्न स्तर में जो जिसकी योग्यताएं होती हैं, वह चपरासी होता है या अर्दली होता है या नौकर, तमाम प्रकार के शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए इस हमारे यहाँ इस प्रकार के दलित भाई जो दलितों के आधार पर राजनीति करने वाले शूद्र को जो है निम्न श्रेणी को मानते हैं। शूद्र का मतलब जो किसी भी कार्य को करने में आलस्य ना करे, उसे शूद्र कहते हैं। वह जो विद्या अध्ययन और वेदा अध्ययन से वंचित रह गया हो या ना कर सका हो, उसी को शूद्र कहते हैं। अब वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए जाति व्यवस्था का विरोध किया था, क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, गुण कर्म और योग्यता पर आधारित नहीं थी। और वे इसीलिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, यानी वर्ण व्यवस्था को पुरजोर तरीके से वकालत करते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में गुण कर्म और योग्यता पर आधारित व्यवस्था थी। और वे विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में, जैसे शूद्रों की खोज, अछूत कौन और कैसे, जाति प्रथा उन्मूलन, हिंदू दर्शन वांग्मय 6, इसी प्रकार के कई पुस्तकों में वह वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किए हैं और जाति व्यवस्था का विरोध किए हैं। किंतु वर्तमान स्थिति में देखें, आज जाति के नाम पर विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार के जातिगत पार्टियां, विभिन्न प्रकार के विद्यालय, विभिन्न प्रकार के जातिगत छात्रावास बने रहे हैं। और तो और हम जाति के नाम पर ईश्वर और महापुरुषों को भी बांट दे रहे हैं। आज की स्थिति देखें तो चुनाव में आज जाति के नाम पर टिकट दिया जा रहा है, जाति के नाम पर वोट दिया जा रहा है। यूं कहें हम जाति आधारित व्यवस्था में लिप्त हो गए हैं। शैक्षणिक संस्थान जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, वहां पर भी अगर आप प्रवेश लेने जा रहे हैं
तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कहीं नौकरी लेने जा रहे हैं तो वहां पर भी जाति प्रमाण आपसे मांगा जा रहा है। कि अब एक तरफ देखें तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है कि अगर आप जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। वहीं बाकायदा इन संस्थानों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो किसी प्रकार की किसी को कोई एतराज नहीं होता है। अब सरकार कहती है कि जाति पात मिटाओ, वहीं आपकी संवैधानिक व्यवस्था कहती है जाति प्रमाण पत्र लाओ। अब आप स्वयं चिंतन करें, हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, जाति आधारित या वर्ण पर आधारित? जो गुण कर्म और योग्यता की बात करते थे, प्राचीन काल में जो कि गुण कर्म और योग्यता पर आधारित थी, लेकिन कुछ दलित नेता या कुछ ऐसे जो हमारे पिछड़े भाई का नेतृत्व करने वाले नेता हम लोगों को इस प्रकार जातियों में विघटित कर देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। वे कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था गुण कर्म और योग्यता पर आधारित हो। मैंने तुलनात्मक अध्ययन अपने इस वीडियो के माध्यम से किया कि जाति व्यवस्था हमारे राष्ट्र का अंग है या वर्ण व्यवस्था। आज जाति व्यवस्था के कारण हमारे देश को कितनी क्षति पहुंच रही है, हमारे राष्ट्र को कितनी हानि हो रही है, यह हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और हम यह जाने कि हमारे राष्ट्र का अंग जाति व्यवस्था रही है कि वर्ण व्यवस्था रही है, दोनों में कौन सी सर्वोत्तम व्यवस्था है, और हम उस व्यवस्था को ग्रहण करें और जो व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है उसका हम विरोध करें। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।